शुरुआत हम कश्मीर के पुलवामा की उस खबर से करते हैं जो पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों के परखच्चे उड़ाने वाली खबर है। बीती रात ही जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनको यह खबर लग गई थी कि एक गाड़ी है, सैंट्रो गाड़ी, जिसके भीतर एक्सप्लोसिव भरे हुए हैं और वो किसी न किसी समय उस पूरे इलाके से गुजरेगी, जिस इलाके का पूरा नक्शा भी शेयर किया गया था। और इसी कारण उन सभी नाकों पर व्यवस्था कर दी गई थी। रात के समय ही यह गाड़ी बरामद भी कर ली गई। उस गाड़ी को, जो उसमें एक्सप्लोसिव्स थे, उसे डिटोनेट किया गया। वो तस्वीरें जो थी वो वाकई भयावह थी। उन तस्वीरों को देखकर एक ही डर मन में उठता है कि अगर ये आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो गए होते तो क्या होता। अगर सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी से काम नहीं लिया होता तो क्या होता। जिस तरीके से उस विस्फोट के बाद जो धुएं का गुबार था वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। आतंक की आज बहुत बड़ी हार हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। विस्फोटकों से भरी कार को यूं उड़ाकर आतंक का खेल रोक लिया गया। कश्मीर के पुलवामा में ही 2019 के पुलवामा जैसा हमला दोहराने का यह आतंकियों का नापाक प्रयास साबित हुआ। विस्फोटकों से भरी सफेद सेंट्रो कार को बीती रात ही सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया था और गुरुवार की सुबह होते ही बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटकों से भरी कार उड़ा दी। कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा और आज मॉर्निंग में अपना BTS स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें ID एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी, CRP, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। पुलवामा पार्ट 2 होने से रोका जा सका क्योंकि इसे लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस को वक्त रहते खुफिया इनपुट मिल गए थे। खुफिया जानकारी कैसे मिली इसको आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि बुधवार को कैसे विस्फोटकों से भरी ये कार कब्जे में ली गई। कार को बुधवार रात 11 बजे के आसपास पुलवामा में राजपुरा के आइनगुंड में ट्रैक किया गया। पुलिस ने नाके लगा रखे थे। संदेह होने पर पुलिस ने चेतावनी देने वाली गोलियां भी चलाईं। इस बीच आतंकी कार को वहीं छोड़कर भाग निकलने में कामयाब हो गया। पुलवामा पुलिस ने आर्मी, CRPF और SOG पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुंड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूंकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहां से भाग गया। साजिश कितनी गहरी थी इसे यूं समझिए कि जिस सफेद कार में विस्फोटक रखे थे उस कार का नंबर प्लेट कठुआ में रजिस्टर्ड एक 2 व्हीलर गाड़ी का था। 2019 के पुलवामा ब्लास्ट की तरह इस बार भी आतंकी विस्फोटक भरी कार से सुरक्षा बलों की गाड़ी को उड़ाने का मंसूबा रख रहे थे। शुरुआती जांच के मुताबिक नाइट्रिक सॉल्ट, अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो सकता है। कार को जब उड़ाया गया तो उसके परखच्चे 50 मीटर तक हवा में उड़े। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार में 40 से 50 किलो विस्फोटक रखे गए थे। इस साजिश को अंजाम देने के लिए जिस आतंकी पर सुरक्षा एजेंसियां संदेह जता रही हैं, उसका नाम हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी आदिल बताया जा रहा है। आदिल जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के साथ संपर्क में था। कुलगाम में एक एनकाउंटर के दौरान फरार हुए एक आतंकी वलीद भाई के भी इस साजिश में शामिल होने का अंदेशा। सुरक्षा बलों के मुताबिक हमले की प्लानिंग हिजबुल और जैश ने मिलकर रची थी। 40 किलो विस्फोटक से भरी कार को बरामद करके उसको डिफ्यूज करके जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल तो कर दिया है, लेकिन ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से आतंकी संगठनों के साथ साथ पाकिस्तान भी कश्मीर को लेकर बौखलाया हुआ है। दरअसल अनुच्छेद 370 हटने के बाद ही जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों की साजिशें बनने लगी थी, लेकिन फिलहाल जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने घेराबंदी के साथ साथ अपने खुफिया तंत्र को काफ़ी मजबूत किया है, उस बीच हर खबर सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच रही है। यही कारण है कि आज भी पुलवामा में ब्लास्ट होने से पहले कार को इंटरसेप्ट किया गया और उस विस्फोटक को फटने से पहले ही विफल बना दिया गया। आजकल जो पाकिस्तान से ज़्यादा इंस्टिगेशन हो रहा है जी। जैसा आप देखेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि 3 मई को HM के चीफ सलाउद्दीन जो पाकिस्तान में है,
उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और हर एक तंजीम के कमांडर को डायरेक्शन दिया कि आप अपने अटैक में उसमें इंस्टेट कर दो, अटैक बढ़ा दो। उसके वाला जितने भी एलटी के जैश मोहम्मद के फॉरेन टेररिस्ट है, गांव में जाके लड़कों को इंस्टिगेट करते हैं, नए तंजीम में ज्वाइन करने के लिए उसको मोटिवेट करते हैं, उसके खिलाफ भी हम लोगों की कार्रवाई जारी। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों ने अपनी ओर से साजिश रचने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब ये जान लीजिए कि इसका अलर्ट कैसे। तो इसका जवाब है ह्यूमन इंटेलिजेंस। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को पुलवामा जैसे हमले की भनक लगी। पिछले हफ्ते जब ये इनपुट सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचा तो ऊपर से नीचे तक पूरा सुरक्षा अमला चौकन्ना हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीआरपीएफ को इत्तला दी और फिर इनपुट को सेना तक पहुंचाया गया। इसके बाद इलाके की घेराबंदी कर दी। सुरक्षा बलों को लग रहा है कि पुलवामा जैसा एक हमला होने से रोक लिया गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए कश्मीर में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन को और सघन कर दिया गया है। दिल्ली से कमलजीत और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अशरफ वानी, पुलवामा आज तक। मामला ये सामने आया है, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम किया है, उसमें एक लंबी कहानी और समझिए, जो इस हमले की इनसाइड स्टोरी के तौर पर भी जिसे देखा जा सकता है। दरअसल जिस तरीके से ये गाड़ी बरामद हुई, जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन रहा हमारी सारी एजेंसीज के बीच, और अब जो संकेत मिल रहे हैं कि मुमकिन है ये सिर्फ एक हमले के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े हमले की तैयारी के तौर पर इस एक्सप्लोसिव को केवल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पुलवामा में नाकाम की गई साजिश वाली कार क्या केवल षड्यंत्र की एक कड़ी है? साजिश की पूरी तस्वीर में केवल एक किरदार भर? क्या किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान? इस गाड़ी से एक्सप्लोसिव बरामद किए गए हैं, लेकिन सूत्रों के हिसाब से जो हमें खबर मिल रही है उसके अनुसार इसमें वो चीजें नहीं थी जिसके जरिए विस्फोट भी हो सकता था, और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां इस बात को रूल आउट नहीं कर रही हैं कि गाड़ी का इस्तेमाल केवल इन एक्सप्लोसिव्स को कहीं पर पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। उस एंगल पर भी जांच की जा रही है, ताकि कोई बड़ी साजिश अगर हो तो उसके तार हमें साफ साफ नजर आ जाए। पिछले साल 14 फरवरी को जो पुलवामा हमला हुआ था, उसमें भी विस्फोटक से भरी कार का इस्तेमाल हुआ था। एनआईए के इन्वेस्टिगेशन के अनुसार विस्फोटक के लिए सामग्री ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए मंगाई गई थी और उसे जोड़ने का काम कश्मीर में हुआ था। लेकिन पिछले साल अगस्त में धारा 370 हटने के बाद से पहले सुरक्षा कारणों और अब कोरोना की वजह से घाटी लगातार लॉकडाउन में है और विस्फोटक का मिलना खतरनाक संकेत देता है। बार बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहे थे कि भारत कुछ झूठा वो कर सकता है, और उसमें ही इत्तेफाक ये हो गया कि ये गाड़ी बरामद हुई जिसमें एक्सप्लोसिव्स थे। हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, आपका उसमें बड़ा योगदान रहा। हमने एयर स्ट्राइक की लास्ट ईयर। क्या इन स्ट्राइक्स को हमें आइसोलेटेड इंसिडेंट्स की जगह ऐसा रखना चाहिए कि पाकिस्तान को हमेशा उस खौफ में वो डर के ही कदम ना उठाए? देखिए, अगर हिंदुस्तान की पूरे देश की तरफ से कहूंगा, आर्म फोर्सेस से नहीं, अगर हमने 2 ऐसी स्ट्राइक्स कर दी हैं जब उन्होंने कोई हाई प्रोफाइल अटैक किया, वो उड़ी हो या पुलवामा, तो फिर जब हमने स्ट्राइक की या एरियल स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की या बालाकोट स्ट्राइक की, तो मैसेज तो डायरेक्ट हो गया। आज से पहले जो नहीं हुआ अब वो अब होगा। अगर आप एक हाई प्रोफाइल अटैक करेंगे तो हिंदुस्तान की हम सब मुमकिन एक्शन लेंगे, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे इन सबका कॉम्बिनेशन हो, और इन सबका कॉम्बिनेशन ही होता है हमेशा। तो वो तो एक्शन हम ले रहे हैं। ये पाकिस्तान को हमने जाहिर कर दिया और दुनिया को जाहिर कर दिया। ये बहुत जरूरी बात है। हमने दुनिया को कहा कि ये हमने इसकी वजह से किया और इसके बाद हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अब बढ़ाना चाहता है अगर इस चीज को, तो पाकिस्तान बढ़ाएगा। जानकारी यह भी है कि विस्फोटकों वाली इस गाड़ी के पीछे पाकिस्तानी आतंकी वलीद है। वलीद जैश-ए मोहम्मद का आतंकी है, जिसने साल भर पहले भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी। इसने अब तक 3 बार सुरक्षा बलों को चकमा दिया है। इस कार से आईईडी बरामद हुआ है और इस विस्फोटक को हैंडल करने में पाकिस्तानी टेररिस्ट ही पारंगत होते हैं। हालांकि स्थानीय हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रही हैं जो खबरों में देखने को, इधर उधर सुनने को मिलती हैं कि वो इस ताक में है कि कोई एक हाई प्रोफाइल
अटैक या ऐसा कोई टेररिस्ट वायलेंस का वाकया क्रिएट करें जिससे कि वो सेंसेशनलाइज कर सकें चीज को, और जैसे कहते हैं कि वो मतलब वो कहें कि हमने बदला ले लिया, क्योंकि उनको उनके ऊपर भी एक दबाव है कि आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया गया, JNK के 2 हिस्से किए गए और दोनों यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो आपने क्या किया, चाहे वो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे टेररिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे सेपरेटिस्ट है, इनको भी कुछ कर दिखाने पे उतरे हुए। बीती रात लगभग 9 बजे सुरक्षा बलों को विस्फोटकों से भरी एक सैंट्रो गाड़ी की जानकारी मिली और हर नाके को सतर्क कर दिया गया था। यादर शादी मार्ग के नजदीक नाके पर जब एक सैंट्रो गाड़ी ने चेकिंग के लिए रुकने की जगह स्पीड बढ़ाई तो सुरक्षा बलों ने हवा में 4 राउंड फायर किए, जिसके बाद इस साजिश को नाकाम किया गया था। दरअसल पिछले 2 महीने में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। अलग अलग एनकाउंटर्स में 30 सैन्यकर्मी शहीद हुए हैं और 38 आतंकी मार गिराए गए हैं। ये भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक बड़ी कामयाबी है और उसके साथ ही श्रेय देना होगा जिस तरीके से अलग अलग एजेंसियों की, अलग अलग सुरक्षा बलों का इसमें तालमेल देखा गया कि समय रहते इसे विफल किया गया। लेकिन इसका एक और मतलब यह है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से सक्रिय है कि कुछ बड़ा करने में वो कामयाब हो, हालांकि हिंदुस्तान उससे अधिक तैयार है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। और अब बारी है खबरदार की पूरी पिक्चर वाली बात की, क्योंकि हम शुरुआत खबरदार के लेंस से करते हैं, लेकिन हर बड़ी खबर के बाद आपको पूरी पिक्चर की एक तस्वीर भी दिखाते हैं। यहां जो पूरी पिक्चर है उसे हमें 2 तस्वीरों को जोड़कर देखना होगा। पुलवामा 1, यानी जिस तरह से पिछली बार हमने देखा था वो हमला, और अब जो ये साजिश पुलवामा में बेनकाब हुई है। कौन सी कार थी? 2019 में मारुति इको, 2020 में ह्यूंडई सैंट्रो। कितना विस्फोटक? 2019 में 80 किलो कहा गया, आखिर में 2020 में यानी अभी लगभग 45 किलो बताया जा रहा है, 40 से 50 के दायरे में। कौन सा विस्फोटक? 2019 में RDX, 2020 में IED बरामद हुआ है इस गाड़ी से। फिदायीन ड्राइवर 2019 में आदिल अहमद डार, लेकिन इस बार फिदायीन नहीं था, गाड़ी छोड़कर भागा है, और इसीलिए हमने ये रिपोर्ट भी दिखाई है कि गाड़ी छोड़कर क्यों भागना पड़ा, क्या दूसरी जगह ले जा रहा था। अभी जांच जारी है कौन था ड्राइवर। मास्टरमाइंड 2019 में अब्दुल रशीद गाजी, जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान। 2020 का मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है वो है वलीद नाम का एक टेररिस्ट जो जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान का ही रहने वाला है। नतीजा ये कि 2019 में विस्फोट हुआ था, भारत के 40 जवान अपना बलिदान दे गए थे, भारत ने बालाकोट स्ट्राइक करके बदला लिया। 2020 का तो हमला ही नाकाम कर दिया गया। 2019 का दोषी पाकिस्तान, 2020 का दोषी भी पाकिस्तान। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में बुरी तरह कोरोना फैला है, लेकिन उसके बाद भी उसका पूरा फोकस आतंकवाद फैलाने पर और भारत को नुकसान पहुंचाने पर क्यों इस समय भी नजर आता है। दुश्मन थोड़ी है, एक तरफ पाकिस्तान है जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है, कोशिश करते रहता है कि किसी तरीके से वो भारत को परेशान करे। दूसरी तरफ चीन है जिसने पूरी दुनिया को पहले ही कोरोना दिया है और अब LAC पर खड़ा होकर, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के साथ टकराव की उसकी स्थिति रहती है। किस तरीके से लद्दाख में लगातार ये गतिरोध चल रहा है वो भी जानना महत्वपूर्ण है। 24वां दिन लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच एक तरह से लॉक लग गया है। दोनों ही पक्ष आमने सामने खड़े हैं और चीन पूरी बेशर्मी के साथ वहां डटा हुआ है और प्रॉपर्टी हड़पने वाले सौदागरों की तरह भारत की जमीन को लालच भरी नजरों से देख रहा है। हालांकि चीन के राजदूत ने यह कहा दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों और हीट मैप में दिखने वाली सच्चाई कुछ और ही है। पिछले 5 दिनों में आज तक ने आपको लगातार भारत और चीन के टकराव पर कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई और आपको छोटी से छोटी जानकारियां दी। आज हमारे पास लद्दाख में भारत चीन संघर्ष वाली जगह से नई सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं। ये वही जगह है जहां पहले भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। घर बैठे आपको बॉर्डर की परिस्थितियों का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन इन तस्वीरों से पता चलता है कि जब LAC पर भारत और चीन के सैनिक टकराते हैं तो क्या होता है। अब यही जगह भारत और चीन के बीच संघर्ष और टकराव की 4 जगहों में से एक है। ऐसे हीट मैप आए हैं जो बताते हैं कि चीन और भारत के सैनिक किस तरह बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो गए हैं और किसी भी परिस्थिति में टकराव के लिए तैयार हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये पेंगोंग क्षेत्र का फिंगर 4 इलाका है और ये अप्रैल की तस्वीर है। तब यहाँ बाईं तरफ सिर्फ भारत का ITBP कैंप दिख रहा है। अब मई की तस्वीर देखिए,
आप चीन के कैंप को आसानी से देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि किस तरह भारत ने यहाँ अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। ये सब कुछ मई की शुरुआत में हुई झड़पों का नतीजा है। तब पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में नाथुला में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़पें हुई थी। अब मई का महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन चीन की जमीन हड़पने वाली विस्तारवादी गतिविधियां खत्म नहीं हुई। हमें यह बात याद रखनी होगी कि यहाँ भारत ने किसी की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं किया। भारत वही है जहाँ पहले था और भारत ने सिर्फ यथास्थिति को बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति बढ़ाई है, जबकि चीन ने उकसाने का काम किया है और अपने सैनिकों को इकट्ठा कर एक नया कैंप खड़ा कर दिया है। ये समय कोरोना से लड़ने का है, डेवलपमेंट, हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है, वॉर का नहीं है। हम चाहते नहीं है कि कन्फ्रंटेशन हो किसी भी देश के साथ। हमारी पॉलिसी अमन शांति की है, लेकिन चाइना इस बात को समझे तो हर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि बॉर्डर के ऊपर इंकर्शन होने लगता है या कन्फ्रंटेशन इस मूव पे चाइनीज़ आर्मी आ जाती है, डिप्लॉयमेंट हो जाता है वहाँ पे। भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करने दे रहे हैं उस क्षेत्र में। दौलत बेग ओल्टी का जो रीजन है लद्दाख का, वहाँ के ऊपर, तो ये बातें नहीं करी जाती हैं। अगर उन्हें डिफरेंसेस हैं तो बातचीत करें, लेकिन इस तरह से ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है ये कभी भारत के खिलाफ नहीं। चीन ने लद्दाख में जिस तरह अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, वो उसकी आदत है। चीन की रणनीति हमेशा धोखा देने की रही है। वो हर बार अपने छिपे हुए चाकू से वार करता है। चीन के सैनिक उन ट्रक्स के जरिए आए जिन्हें एयरबेस प्रोजेक्ट के लिए मिट्टी डालने के काम में लगाया गया था। चीन ने चुपचाप अपने सैनिकों को बॉर्डर पर पहुंचाया। असल में जिन सैनिकों को बॉर्डर पर भेजा गया वो चीनी इलाके में 6 मई को हुए युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए गए थे और उन्हें चुपचाप भारत के बॉर्डर की तरफ भेज दिया गया। काम बहुत तेजी से हुआ। हालांकि चीनी इलाके में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, इसीलिए चीन के सैनिक बहुत तेज गति से बड़ी संख्या में इकट्ठा हो पाए और भारत को इस काम में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन अब भारत ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर चीन की शुरुआती बढ़त को खत्म कर दिया है। भारत के जवान अपनी मातृभूमि पर निडर और अडिग होकर खड़े हैं। आज तक ब्यूरो। तो आज तक की ये तकनीक देखिए कि हम चुटकी बजाते पहुंच गए हैं पेंगोंग सो लेक के ठीक बगल में। 14,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर ये खारे पानी का लेक है जो यहां पर मौजूद है। इतनी खूबसूरती आपने 3 इडियट्स में देखी होगी। उस फिल्म में इसका इस्तेमाल किया गया था एक लोकेशन के तौर पर। लेकिन आज यहां पर क्या परिस्थिति है लद्दाख को लेकर, खासकर कैसे चीन लगातार चालबाजियां कर रहा है, वो हम आपको नक्शे से समझाएंगे। और इसके लिए हम आपको जम्मू कश्मीर का पूरा नक्शा दिखाते हैं, जिसमें लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है और उसका जो कैपिटल है यानी उसकी राजधानी लेह, वो इस तस्वीर में अगर आप देखते हैं तो इसके साथ ये जानना जरूरी हो जाता है कि अक्सई चिन का वो जो इलाका जो पाकिस्तान ने बड़े धोखे से और सफाई से चीन के अवैध कब्जे में सौंप दिया था और चीन किस तरीके से उससे भी आगे बढ़ता रहता है। अब ये समझिए कि फ्लैश पॉइंट्स क्या है, टकराव की कारण क्या है, कौन कौन सी जगहें हैं जिसकी वजह से चीन और भारत के बीच LAC पर यह परिस्थिति नजर आ रही है। तो ये पेंगोंग सो लेक का जो इलाका है वहां पर खासकर उसके जो उत्तरी शोर है वहां पर जिस तरह की टकराव की तस्वीरें आई हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है जो इस समय चल रहा है भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। लेकिन इसके अलावा और भी कारण है। दूसरा फ्लैश पॉइंट हम आपको दिखाते हैं जो है फिंगर एरिया। जिस तरीके से नाम होता है उसी तरीके से इसका मतलब होता है। आप देखेंगे पतली पतली उंगलियों की तरह जो जमीन के प्रोट्रूडिंग हिस्से आपको दिख जाएंगे। इसमें ये 1 से 8 तक का हिस्सा फिंगर्स का, जिसमें चीन चाहता है कि उसकी जो पेट्रोलिंग है वो आगे तक रहे, जबकि 8वें तक भारत का हिस्सा है। भारत चाहता है वहां तक वो पेट्रोलिंग करे, लेकिन चीन चाहता है कि नहीं, भारतीय जो सैनिक है उन्हें 4 पर रुक जाना चाहिए। और ये चीन का नया नया नखरा है जिसकी वजह से यहां पर टकराव दिख रहा है। अब तीसरा जो टकराव का कारण है वो है गलवान घाटी, जिसको लेकर हमने टकराव की पहले भी तस्वीरें देखी जहां से शुरुआत की बातें पूरी सामने आई थी। दरअसल सड़क निर्माण भारत बहुत कर रहा है इस पूरे इलाके में। चीन चाहता है हम रुक जाएं। चीन चाहता है कि हम बिल्कुल भी उस हिस्से में आगे न बढ़ें जो चीन को किसी भी तरीके से थ्रेटन कर सकता है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे
कि अक्साई चीन के हिस्से से कितना आगे गलवान घाटी है, गलवान नदी की जो घाटी है वो कितना आगे है, उसके बावजूद चीन चाह रहा है कि वो आगे पुश करते आते जाए। चीन को लेकिन पीछे पीछे धकेल रहे हैं जो भारत के सैनिक हैं। अब चौथा भी आपको दिखाते हैं, चौथा फ्लैश पॉइंट क्या है भारत और चीन के बीच में। ये है जो पैनामिक हॉट स्प्रिंग्स हैं। हॉट स्प्रिंग का जो ये इलाका है, ये दरअसल 1962 को भी हम याद करें, 1962 के युद्ध को, तो उसकी शुरुआत के जो बीज हैं वो यहीं से पड़े थे। पहला इंसिडेंट आपको यहां पर देखने के लिए मिला था, लेकिन कभी यह मामला सुलझ नहीं पाया। एक तरह से दोनों देश इसको लेकर उलझे ही रहे। चीन को दरअसल बहुत सारी चीजें चुभ रही हैं। यहीं पर हम एक और चीज आपको दिखा देना चाहते हैं, जो कि है दौलत बेग ओल्डी पर जो सबसे ऊंचाई पर लैंड करने वाली हवाई पट्टी है। अब भारत अगर अपनी कनेक्टिविटी बनाता है, भारत चाहे सड़क के रास्ते या फिर अपने विमानों को भेजने के कारण चीन को परेशान कर रहा है, तो क्या भारत को घबराकर पीछे हटना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारत अपनी जमीन पर मजबूती से खड़ा और ऐसे कारनामे करके, यानी कि दुनिया के सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर लैंड करने का कारनामा तो हमारे हरक्यूलिस विमान ने न जाने कब कर दिया था। C-130J, जिसे हम हरक्यूलिस के नाम से भी जानते हैं, वो विमान यहां पर लैंड कर सकता है। और उस विमान ने, जिस तरह से आपको यह बड़ा सा विमान मेरे सामने दिख रहा है, यह देखने में भी उतना ही ताकतवर, इसीलिए नाम इसका हरक्यूलिस होता है। और सोचिए कि उतनी ऊंची हवाई पट्टी पर यह लैंड कर सकता है। भारत सक्षम होता है तो चीन को चिढ़ होती है, लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि जिस तरह डोकलाम में हम मजबूती से खड़े रहे, चीन पीछे हटा, वैसे ही अभी भी हो सकता है इसमें कुछ महीने लगे, लेकिन यह पूरी परिस्थिति लद्दाख के इलाके की कि चीन यहां पर कर क्या रहा है। और वापस चुटकी बजाते हुए वापस टेलीपोर्ट दिल्ली की बाहर आबो हवा का मजा लेते हुए किस तरीके से यहां पर मौसम बदल रहा है। चीन बदल जाए तो अच्छा होगा, लेकिन पूरी पिक्चर आपको दिखा देते हैं जल्दी से। चीन से जुड़ी हुई इस खबर की पूरी पिक्चर आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमें समझना होगा कि जहां जहां पर विवाद हो रहा है और जिस कारण हो रहा है, चीन ऐसा कर क्यों रहा है। पेंगोंग त्सो के आसपास का जो इलाका हमने आपको दिखाया है और सैटेलाइट इमेजरी जो आपको दिखाई है, वो क्या बातें बताती है, वो तस्वीरें क्या कहती हैं। नई तस्वीरों से जो बड़ी बात समझ में आती है वो ये कि पेंगोंग त्सो इलाके में फिंगर 4 के आसपास चीन ने बहुत तेजी से अपना सैनिक कैंप खड़ा किया। चीन ने सैनिकों को बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए मिट्टी उठाने वाले ट्रकों की मदद ली। सड़कों के बेहतर नेटवर्क की वजह से चीन की स्पीड शुरुआत में ज्यादा थी, लेकिन भारत ने बराबरी कर ली। यही वजह है कि भारत सड़कों का नेटवर्क बढ़ाने पर इतना जोर दे रहा है और चीन चाहता है ऐसा नहीं हो। यहां समझने वाली बात यह भी है कि भारत और चीन के टकराव के 8 पॉइंट्स हैं। चीन की तरफ से अक्साई चिन रोड सहित लद्दाख में अपने कब्जे वाले इलाके में बनाई गई सड़कें तनाव की वजह हैं। 3488 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा, जिसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं, चीन जानबूझकर सीमा विवाद सुलझाता नहीं है। पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान में चीन कई विकास कार्य वाली गतिविधियां कर रहा है, वहां बांध बना रहा है, सड़क बना रहा है, बड़े पैमाने पर चीन के लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा है जैसे पाकिस्तान ने यह इलाका चीन को ठेके पर दे रखा हो। चीन पूरे अरुणाचल पर अपना दावा बताता है, जो कि पूरी तरह गलत है। अरुणाचल को विवादित बनाए रखने के लिए चीन वहां के निवासियों को चीन आने जाने की इजाजत देता है। भारत तिब्बत को मान्यता देता है, चीन उसे अपना हिस्सा मानता है। ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चीन का रवैया कभी भी अच्छा नहीं रहा। वो इस नदी पर कई बांध बना रहा है और इसके पानी को नहरों के जरिए उत्तरी चीन के इलाकों में ले जाना चाहता है। भविष्य में एक बड़ा विवाद बन सकता है। भारत द्विपक्षीय बातचीत से लगातार इसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है। चीन पिछले कई सालों से हिंद महासागर में गतिविधियां बढ़ा रहा है और भारत के पड़ोसियों के साथ साझेदारी करके भारत के चारों तरफ घेरा बना रहा है। साउथ चाइना सी में अपना दबदबा कायम करके चीन दक्षिण एशिया में अशांति फैला रहा है। इस इलाके में चीन हमेशा मिलिट्री ड्रिल करता रहता है। यहां उसे वियतनाम, जापान और फिलीपीन से चुनौती मिलती है और वो हर हाल में भारत को यहां से दूर रखना चाहता है। और अब नेपाल के नक्शे वाली राजनीति, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी इलाके को नेपाल ने कहा कि अपनी सीमा में दिखाएंगे, लेकिन वहां पर कानूनी तौर पर वो उसे अमल नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ वो सपोर्ट नहीं है। पहले लगा कि शायद मामला सुलझ गया है, लेकिन उसके बाद फिर चीन की तरफ से यह कहा गया कि नहीं, इस मामले को अभी सुलझाना होगा और देखना होगा कि कैसे ये सारे इलाके अभी नेपाल के ही हैं।
इन सारी चीजों के बीच हमें वो राजनीति भी समझनी होगी, वो कूटनीति भी समझनी होगी जो नेपाल के जरिए शायद चीन साधने की कोशिश कर रहा है। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे और पूरे उस इलाके में, बॉर्डर के उस इलाके जिसे विवादित बता रहा है अब नेपाल, वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट। यही वो नक्शा है जिसे 18 मई को नेपाल ने जारी किया था और इसी नक्शे से भारत और नेपाल की पुरानी दोस्ती और संबंधों पर कूटनीतिक वार किया था। इस नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल में दिखाया गया था। बुधवार को नेपाल ने अपने नक्शे को अपडेट करने के लिए जरूरी संविधान संशोधन पर प्रस्तावित चर्चा को टाल दिया था। नेपाल की सरकार को संविधान में संशोधन के लिए 2/3 वोट की जरूरत है और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार जल्द ही इस दिशा में बड़ा कदम उठाने की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें कि कालापानी क्षेत्र को भारत हमेशा अपनी सीमा का अभिन्न अंग मानता आया है और भारत ने 18 मई को यह विवादित नक्शा जारी होने के बाद नेपाल की इस हरकत पर सख्त जवाब भी दिया था। भारत का रुख ये था कि नेपाल ने अकेले बैठकर ये नक्शा बना लिया, ये नक्शा हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद गेंद नेपाल के पाले में थी। पहले तो उसने संघर्ष को टाला, लेकिन अब नेपाल अपने नए नक्शे पर अड़ गया है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा है कि सीमा विवाद का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत सुगौली संधि का सम्मान करे। कुछ दिन पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की दूरी घटाने वाले लिपुलेख तक के सड़क मार्ग का उद्घाटन किया, तो उसके 15 दिनों के भीतर नेपाल ने अपना एक राजनीतिक नक्शा निकाल दिया और लिपुलेख कालापानी को अपना इलाका कह दिया। ये सब संयोग नहीं है। नेपाल की सत्ता इस समय चीन के ज्यादा करीब है। नेपाल सरकार ने भारत के साथ लगी सीमा पर धाराचूला टिंकर रोड के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। इस रोड की लंबाई 130 किलोमीटर है। ये काम नेपाल की सेना को सौंपा गया है। इस सड़क का करीब 50 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड से लगने वाली भारत नेपाल सीमा के साथ लगता है। आज तक की टीम ने धारचूला और आसपास के तमाम इलाकों से रिपोर्टिंग की है। हमने धारचूला और इसके आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों से बात की है। ये लोग अपनी जमीन को लेकर बहुत भावुक हैं। भले जो भी हो जाए, लेकिन ये जमीन हमारी है और एक एक इंच इसका हमारा है। हम किसी भी हाल में इसकी जमीन का एक भी टुकड़ा न लेने देंगे किसी को, और न ही ऐसे मंसूबे पालने वालों को सफल होने देंगे। यहाँ के लोगों का ऐसा ही मानना है। भले रोटी बेटी का संबंध हो, लेकिन जमीन हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। एक राजनीतिक मुद्दा उठाकर, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट शासन है, उन्होंने चीन के सह पे आकर हमारे क्षेत्र को भी अपना क्षेत्र बता रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम अपने क्षेत्र को जो है उनको क्यों सुपुर्द करें, हमारा क्षेत्र है वो। सन 1816 से नेपाल और ब्रिटिश हुकूमत के बीच हुई सुगौली की संधि के तहत कालापानी से निकलकर बहने वाली काली नदी भारत और नेपाल की सीमा को तय करती है और इस नदी के एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ नेपाल बसा है। लेकिन अचानक नेपाल कालापानी ही नहीं बल्कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी अपना बताने लगा। लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि सदियों से वो लोग इस सीमा पर रह रहे हैं और ये जमीन हमेशा से भारत की ही है। अचानक नेपाल के बदले रुख से वो हैरान है। भारत और नेपाल के बीच खुली सरहद है और लोगों के बीच सीधे संबंध है। सबसे पहले तो मैं अपने कैमरामैन प्रवेश राणा से कहूंगा कि जरा उस बोर्ड तक कैमरे को जूम करें ताकि हम दिखा सकें कि आखिर इस बोर्ड पर लिखा क्या है। अगर आप गौर से देखेंगे तो नगर पालिका परिषद धारचूला, यानी कि भारत का अहम हिस्सा, भारत का बॉर्डर, भारत के बॉर्डर का एक क्षेत्र जो दर्शाता है। लेकिन अगर वही मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अगर दूसरी तरफ लेकर जाएं तो सामने आपको दो शहर दिखाई देंगे नदी के दोनों तरफ। एक तरफ धारचूला है और दूसरी तरफ दौरचूला है। नाम दोनों के लगभग एक जैसे मिलते जुलते हैं, लेकिन उन दो जिलों को जोड़ने वाला एकमात्र पुल अगर आप देखें ध्यान से तो आपको दिखाई देगा। यहाँ के लोग रोटी और बेटी का संबंध मानते हैं, चाहे वो धारचूला हो या दौरचूला हो। और यहाँ के लोग हमेशा से यही मानते आए हैं कि भारत हमेशा से उनका मित्र रहा है। और ऐसे में जो लोग भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, भारत और नेपाल दो अलग अलग देश नहीं है। भारत और नेपाल संबंधी हैं, ऐतिहासिक तौर पर भी, पारंपरिक तौर पर भी। वहां की सरकारें चाहे जो चाहें, लेकिन इस रिश्ते को बदला नहीं जा सकता है।
उस नक्शे को भले उन्हें बदलना पड़े भारत के हिसाब से। लेकिन हम आपको इस खबर की पूरी पिक्चर दिखाते हैं, इसके अलग अलग पहलू एक बार आपको समझा देते हैं कि जो हमने आपको दिखाया उसके मायने क्या हैं। जिस जमीन को लेकर नेपाल विवाद कर रहा है वो करीब 300 वर्ग किलोमीटर का टुकड़ा है। नेपाल बार बार सुगौली संधि को आखिरी समझौता मान रहा है। ब्रिटिश इंडिया से लड़ाई में नेपाल की हार के बाद सुगौली संधि हुई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नेपाली शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह संधि हुई थी। ब्रिटिश इंडिया के साथ लड़ाई में नेपाल अपना 1/3 क्षेत्र हार गया था। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर कभी किसी समझौते पर दस्तखत नहीं हुए। इसीलिए नेपाल इसी के आधार पर अपनी सीमा खींचने का दावा कर रहा है। शुरुआत में नेपाल के साथ सुगौली संधि होने के बाद अंग्रेजों ने 1860 के दशक में नक्शा बदल दिया था और विवादित इलाका उसके हाथ से चला गया। तब नेपाल के शासकों को इससे कोई समस्या भी नहीं थी। भारत वर्षों से कालापानी को अपनी सीमा का आधार मानता रहा है। नेपाल के किसी भी राजवंश को इससे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। 1990 में नेपाल में लोकतंत्र के आने के बाद भी यह बॉर्डर ऐसे ही बना रहा। अब अचानक नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया है। अगर नेपाल ने संविधान संशोधन करके नए नक्शे को आगे बढ़ाया तो वो बस विवाद को और आगे खींचेगा और इसके पीछे एक ही विलन होगा, वो है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।